रहीम एपिथेलियम के पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम जो एपिथेलियल सेल का स्ट्रक्चर होता है कि एक नॉर्मल एपिथेलियल सेल में एपिकल डोमेन, लेटरल डोमेन किस तरह से होती है, उसके नीचे बेसमेंट डोमेन होती है, उन सबको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम एक आम एपिथेलियम के सेल को डिस्कस करें, दो स्पेशल वैरायटी ऑफ एपिथेलियल सेल होती हैं, वो देखते हैं। एक न्यूरो एपिथेलियल सेल्स और एक मायो एपिथेलियल सेल्स। जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स है वो कोलमनर सेल्स होते हैं। इनकी सरफेस के ऊपर या सीलिया या स्टीरोसीलिया वगैरह होता है और इनका काम सेंसरी फंक्शन होता है, यानी कि ये स्टिमुलस को रिसीव कर रहे होते हैं, आपका टेस्ट बड्स वगैरह में होते हैं और इसी तरह से वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर रिसेप्टर सिस्टम ऑफ इंटरनल ईयर में होते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज थी। और जो दूसरे स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स हैं वो है मायो एपिथेलियल सेल्स। ये स्टेलेट होते हैं, यानी स्टार शेप सेल्स होते हैं और इनका काम कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। कॉन्ट्रैक्शन करके फ्लूइड को आगे भेजना, जैसे मिसाल के तौर पे जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह, उनमें सीबम को अगर आगे भेजना है तो जो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है वो कॉन्ट्रैक्शन ये मायो एपिथेलियल सेल्स करते हैं। तो ये तो थी हमारे पास टू स्पेशल वैरायटीज ऑफ एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद हम देखते हैं एक नॉर्मल एपिथेलियल सेल किस तरह का होता है। एक नॉर्मल एपिथेलियल सेल को स्टार्ट करते हैं। पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स, उसको बेसिकली हमने तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तीन डोमेन्स में डिवाइड किया हुआ है। एपिकल डोमेन, लेटरल डोमेन, बेसल डोमेन। जो सबसे टॉप पे होती है, सरफेस पे होती है, उसको हम कहते हैं एपिकल डोमेन, ठीक है। जो दरमियान में होती है उसको हम कहते हैं लेटरल डोमेन, और जो बॉटम में होती है, जो बेस पे मेम्ब्रेन के पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बेसल डोमेन। ठीक हो गया। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपिकल डोमेन को। एपिकल डोमेन सरफेस वाली जगह होती है, टॉप वाली जगह होती है, सुपरफिशियल जगह होती है। एपिकल डोमेन में आप देख सकते हैं माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं, सीलिया भी हो सकता है, स्टीरोसीलिया हो सकता है, या उससे कुछ भी ना हो तो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स एपिकल डोमेन में पाए जा सकते हैं। ठीक, हम उन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम माइक्रोविलाई को, कि एपिकल डोमेन में माइक्रोविलाई भी हो सकता है। माइक्रोविलाई एक ऐसी चीज है जो इतनी माइन्यूट है जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप नजर नहीं आती, हाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें नजर आ जाती है। माइक्रोविलाई को बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बहरहाल फिर भी इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं। समझिएगा ये सेल की सरफेस है, यहां से निकल रहा है आपके पास माइक्रोविलाई, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ 20 to 30 आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक। कौन से? एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक हो गया। इन एक्टिन फिलामेंट्स को आपस में बाइंड करने के लिए हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है। दो तरह के एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, एक है फैस्किन और दूसरी है फिम्ब्रिन, ठीक है। इनको आपस में बाइंड करके रख रही होती है। ये पूरे माइक्रोविलाई में उसके टॉप तक भी जा रहे हैं और बॉटम में, नीचे जो साइटोप्लाज्म है सेल का, थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म में भी आ रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास ये प्रोटीन होती हैं जिनका नाम है मायोसिन 2 और स्पेक्ट्रिन। तो मायोसिन 2 और स्पेक्ट्रिन के साथ भी ये वाले जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये एसोसिएट हो जाते हैं। इन स्पेक्ट्रिन और मायोसिन 2 की वजह से ये थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर था कि अंदर इसके ट्यूब्यूल्स हैं बहुत ज्यादा, और एक्टिन ट्यूब्यूल्स हैं। एक्टिन ट्यूब्यूल्स को जोड़ने के लिए एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन हैं, और नीचे ये साइटोप्लाज्म में भी आ रहा है। बस ये दो तीन बेसिक सी बातें थी। उसके अलावा अगर बॉडी के अंदर लोकेशन देखी जाए तो ये आपके पास सबसे पहले तो आपको पास ये भी होना चाहिए कि जो इंटेस्टाइन्स हैं वहां पे जो म्यूकोजा है उसमें ये माइक्रोविलाई होते हैं, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके, एब्जॉर्प्शन और बढ़ाई जा सके। इसी तरह से प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी के अंदर भी ये माइक्रोविलाई होते हैं। फंक्शन की तरफ आएंगे तो फंक्शन आपको पता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, और एक थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऑसिलेटरी कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट कर रहे होते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन को हेल्प किया जा सके। बेसिक फंक्शन एब्जॉर्प्शन को हेल्प करना, दैट्स इट। माइक्रोविलाई खैर को बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। नेक्स्ट आता है सीलिया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सीलिया को डिस्कस करते हैं। इसके लिए पहले हम लाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। सीलिया को देखते हैं। सीलिया हमारे पास हेयर लाइक प्रोसेस होते हैं जो कि लाइट माइक्रोस्कोप से बाआसानी नजर आते हैं, ठीक हो गया। ये आमतौर पे सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम पे या सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की सरफेस पे सीलिया पाया जाता है। एक और चीज देखिएगा, चूंकि सीलिया के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, सीलिया मूव करता है, इसलिए हम इसको काइनोसीलिया भी कहते हैं। एक और चीज होती है स्टीरोसीलिया, उसमें मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको काइनोसीलिया भी कहते हैं कि भाई ये मूव करने वाली चीज है, ठीक होगी बात। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें सीलिया का पूरा अंदर का तिया पांचा पूरा स्ट्रक्चर उसका नजर आता है। जब उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो जो अंदर वाली चीजें उनको हम कहते हैं कोर कॉम्प्लेक्स या एक्सोनीम, ठीक। अब हम इस एक्सोनीम को डिस्कस करते हैं कि सीलिया के अंदर क्या कुछ होता है। अगर ये मिसाल के तौर पर सीलिया है तो इस सीलिया को यूं कट करके इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाने लगे हैं। ये देखिएगा इसका क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले देखिएगा इसमें सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक दूसरे से सेपरेटेड है, ठीक हो गया। इन दो माइक्रोट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द ये शीट मौजूद है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल शीट। ये भी चीज आपने देख ली। उसके बाद देखिएगा इर्द गिर्द आपके पास 9 डबलेट्स हैं। ये देख रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, इस तरह के 9 पेयर्स हैं, ठीक हो गई बात। ये 9 पेयर हो गए। अच्छा, इनमें से हर पेयर एक माइक्रोट्यूब्यूल ए का बना हुआ है और माइक्रोट्यूब्यूल बी। इनमें से हर पेयर किस किस का बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल ए और माइक्रोट्यूब्यूल बी। हम माइक्रोट्यूब्यूल ए और बी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
इनमें से एक डबलेट को मैंने लार्ज करके यहाँ पे शो कर दिया। समझिएगा ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल ए और ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल बी है, ठीक होगी बात। अच्छा, इनमें अगर आप टोटल माइक्रोट्यूब्यूल ए के अंदर अगर मैं फर्दर देखूँ ना तो हमारे पास 1 2 3 4 5 13 मिलते हैं इस तरह के, ठीक। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल बी में देखूं तो 10 इसके अपने हैं और 3 ये इस ए के यूज करता है, यानी इसके सर्कल में 13 है उनमें से 10 इसके अपने होते हैं और 3 इसके यूज करके इसके 13 पूरे बन रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, बहरहाल बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया। पता है ये देखिएगा यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि जो हेटेरोडाइमर्स है वो इसके अपने और इसके अपने, और बीच में 3 ऐसे हैं जो कि दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऐसे हेटेरोडाइमर्स हैं जो कि ये माइक्रोट्यूब्यूल ए भी शेयर कर रहा है और माइक्रोट्यूब्यूल बी भी शेयर कर रहा है। तो बहुत सिंपल चीज में ऐसे कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। अच्छा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर्स होते हैं इनमें से रेडियल स्पोक्स निकल रहे होते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल शीथ, ये भी बात समझ में आ गई। ये जो 9 पेयर्स हैं इन पेयर्स को आपस में जोड़ने वाली कौन सी चीज है? एक पेयर से दूसरे पेयर को जो चीज जोड़ रही है उसका नाम होता है नेक्सिन, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल से हमारे पास डायनीन आर्म्स निकल रहे होते हैं। क्या निकल रहे होते हैं? डायनीन आर्म्स। जब एटीपी की एक्टिविटी होती है तो ये डायनीन आर्म दूसरे माइक्रोट्यूब्यूल पे अटैच होता है, यहाँ पे मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट की वजह से सीलिया जो है वो मूव कर पाता है हमारे पास। तो बेसिकली डायनीन आर्म्स हैं जो एटीपी की मदद से सीलिया की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। एक दफा हल्का सा मैं रिवाइज करवा जाता हूं। अंदर आपके पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, उनके इर्द गिर्द एक सेंट्रल शीथ मौजूद है, फिर इर्द गिर्द 9 डबलेट्स है। 9 डबलेट्स में एक माइक्रोट्यूब्यूल ए है, एक माइक्रोट्यूब्यूल बी, माइक्रोट्यूब्यूल ए, माइक्रोट्यूब्यूल बी, ठीक हो गया। इन डबलेट्स को आपस में कनेक्ट करने वाले का नाम है नेक्सिन, और इन डबलेट से एक चीज निकल रही होती है जो कि सेंटर की तरफ जा रही होती है, जिसको क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक्स। तो ये सिंपल सी बातें थी आपके पास इसके बारे में। आगे हम थोड़ा सा मजीद देखते हैं। तो बात असल में ये है कि ये जो ये बेसिकली सीलिया का क्रॉस सेक्शन है ना, ये क्या देख रहे हैं हम? सीलिया का क्रॉस सेक्शनल। तो सीलिया आपके सेल में कहां से ओरिजिनेट हो रही होती है? ये बेसिकली बेसल बॉडी से ओरिजिनेट हो रही होती है। तो ये देखिएगा मिसाल के तौर पर अगर ये एक सेल है जिसमें से ये सीलिया निकल रही है, ये सेल है, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट कहां से हो रही है? बेसल बॉडी से। अगर बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में ये दरमियान वाली चीजें नहीं होती, यानी ये सेंट्रल शीथ और सेंटर वाले 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते, इर्द गिर्द 9 डबलेट्स ऐसे ही होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सीलिया में ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आ रहा होता है, लेकिन जब वो नीचे बेसल बॉडी वाली जगह आती है तो वहां पे ये सेंटर वाले 2 खत्म हो जाते हैं, इर्द गिर्द के 9 पेयर्स बाकी रह जाते हैं। समझ में आ गई बात? आपको पता है रेडियल स्पोक्स क्या होते हैं जो कि सेंटर की तरफ जा रहे हैं, नेक्सिन क्या होती है जो कि एक पेयर को दूसरे पेयर से ज्वाइन कर रही है, अल्फा माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, बीटा माइक्रोट्यूब्यूल बी, माइक्रोट्यूब्यूल ए क्या है। ये सिंपल चीजें थी जो कि यहाँ पे सारी उन्होंने डिस्कस की हुई थी और मैंने आपको बता दी। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये देख लीजिएगा, ये जो रेडियल स्पोक्स है ना जो सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे पास इलास्टिक प्रोटीन होती है बेसिकली। ये सिर्फ बातें मैं बता रहा हूं आपको, इनमें जितनी याद रहेगी ठीक है, वेल एंड गुड। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको ज़हन में होना चाहिए। ये बात याद रखना कि मूवमेंट कौन करवा रहा है? डायनीन आर्म्स। डायनीन आर्म्स जो एटीपी की मदद से आपकी सीलिया की मूवमेंट करवा रहे होते हैं। तो ये बेसिक चीज थी। फिर हम देखते हैं अब सीलिया के फंक्शंस क्या हैं। पहली चीज आपको पता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया के मूवमेंट की वजह से जो म्यूकस है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए सीलिया की मूवमेंट की वजह से हमारे म्यूकस की मूवमेंट होती है। इसी तरह सीलिया की मूवमेंट की वजह से हमारे पास सेल के अंदर ओवम वगैरह की ट्रांसपोर्ट भी हो पाती है और कुछ फ्लूइड्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट हो पाती है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि सीलिया की मूवमेंट की वजह से क्या कुछ होता है। उसकी मूवमेंट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि उसकी मूवमेंट में एक इफेक्टिव स्ट्रोक होती है या फॉरवर्ड स्ट्रोक होती है, और दूसरी को हम कहते हैं स्लोअर स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक करके तो ये सीलिया मूव कर रहा होता है। हमारे पास बहुत डिटेल में उन्होंने इसकी किस तरह से मूवमेंट होती है उसको डिस्कस नहीं किया हुआ, हमें भी अपना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने एपिकल डोमेन का एक माइक्रोविलाई डिस्कस कर लिया और एक सीलिया डिस्कस कर लिया। अब आगे हम एक और चीज देखते हैं, स्टेरोसीलिया। मैंने आपको पहले बताया था स्टेरोसीलिया वो होता है जो कि मूव नहीं करता, ठीक हो गया। एक तरह से आप इसको बड़े साइज का विलाय भी कह सकते हैं, ठीक। इसीलिए उन्होंने कहा कि कुछ साइंटिस्ट इसको, कुछ हिस्टोलॉजिस्ट इसको स्टेरोविलाय भी कहते हैं, क्योंकि सीलिया के नाम से बंदा समझ जाना यार मूव करने वाली चीज होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साइज इसका बड़ा है, साइज का सीलिया वाला है, लेकिन काम इसका सीलिया वाला नहीं है, ये मूवमेंट नहीं शो करता, इसलिए स्टेरोसीलिया के लिए या स्टेरोविलाई के लिए बहरहाल साइज निस्बतन बड़ा है, इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप में हमें ये आराम से नजर आ जाता है। इसके अंदर क्या कुछ है, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। इसके अंदर भी हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है। जिस तरह हमने यहाँ पे माइक्रोविलाई में कहा था कि अंदर माइक्रोफिलामेंट्स भरे हुए हैं, खैर यहाँ पे तो फिर थोड़ी बहुत डिटेल थी ना कि फेस्किन था, फिब्रिन था, वगैरह वगैरह। यहाँ पे
ऐसा कुछ नहीं बताया हुआ, सिर्फ ये बताया हुआ है कि इसके अंदर माइक्रो फिलामेंट्स भरे हुए होते हैं, यूजुअली ये लॉन्ग होता है, हेयर लाइक होता है, कोई इसमें ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब इसकी लोकेशन देखिएगा, ये आपके पास एपिथेलियस डक्ट ऑफ एपिडिडमस में होता है, टेस्ट बर्ड्स में होता है और इंटरनल ईयर में होता है। ठीक है, तो बड़ी इसकी टिपिकल सी जगह है। इसलिए अगर इसका फंक्शन भी देखा जाए तो एक तो जारी बात है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, जो आपके माइक्रोविलाई का फंक्शन भी था वही फंक्शन इसका भी, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके। उसके अलावा ये नर्व सिग्नल की जनरेशन में भी रोल प्ले कर रहा होता है। देखना टेस्ट बर्ड में इसको ये वाले काम करने पड़ेंगे, तो नर्व सिग्नल्स की जनरेशन में भी ये रोल प्ले कर रहा होता है। तो तीन चीजें हमने पढ़ ली, स्टीरोसीलिया, सीलिया और माइक्रोविलाई, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एपिकल डोमेन के अंदर तीन चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये हमारा एपिकल डोमेन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटरल डोमेन, जो एपिथेलियल सेल का दरमियान वाली जगह होती है, जिसको उसको हम कहते हैं लेटरल डोमेन। अब हम लेटरल डोमेन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेटरल डोमेन वो जगह होती है जहां पे ज्यादातर आपके सेल के जंक्शन फॉर्म हो रहे होते हैं, यानी अगर सात वाले सेल से जंक्शन फॉर्म कर रहा है तो जंक्शन कौन सी जगह पे होगा, लेटरल डोमेन वाली जगह पे। सेल की कम्युनिकेशन, सेल की एडहेशन साइट, ये वो जो कोहेरेंस वगैरह थे, जो पिछली वीडियो थी हमारी सेल जंक्शंस की, तो सेल जंक्शन बेसिकली इस लेटरल डोमेन में ज्यादातर आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं जी हम लेटरल डोमेन को। बेसिक सी एक दो बात मैंने आपको बता दी है, आगे देखते हैं। बेसिक सी बातें थी इसके अंदर, ये सेल एडिशन में रोल प्ले कर रहा है, सेल कम्युनिकेशन में रोल प्ले कर रहा है, और एडिशन कम्युनिकेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए, जरिए बच्चे इसके ऊपर कोहेरेंट प्रोटीन्स वगैरह होनी चाहिए, दूसरा कोई इन्वेजिनेशन वगैरह होनी चाहिए, और तीसरा जो सात वाला सेल है उनके अंदर भी ये एडहेसिव प्रोटीन्स वगैरह होने चाहिए। तो बस छोटी सी बात है कि इसमें ज्यादातर सेल एडिशन और कम्युनिकेशन वगैरह होती है। एंड में आते हैं हम बेजल डोमेन की तरफ, जो नीचे था। तो स्टार्ट करते हैं जनाब बेजल डोमेन। बेजल डोमेन में क्या कुछ है उसको डिस्कस। बेसिकली ने तीन चीजों का जिक्र किया हुआ है, बेजल लेमिना, हेमिडेस्मोसोम्स और इनफोल्डिंग्स। बेजल लेमिना क्या होती है, जो लेयर बेस पे मौजूद होती है, यानी सेल के नीचे जो बेस पे लेयर मौजूद है उसको हम कहते हैं बेजल लेमिना या बेस पे मेम्ब्रेन। ठीक, हेमिडेस्मोसोम क्या होते हैं, एपिथेलियम के सेल्स का जो बेजल लेमिना के साथ जंक्शन बन रहा होता है, उस जंक्शन को हम कहते हैं हेमिडेस्मोसोम्स। सेल जंक्शन की वीडियो में डिस्कस किया हुआ इसको। और तीसरे नंबर पे आते हैं इनफोल्डिंग्स तो प्लाज्मा लेमा। बात असल में ये है कि जिन जगहों की एपिथेलियम में आयन ट्रांसपोर्ट होनी होती है, उन एपिथेलियम्स में बेजल डोमेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं, यानी इस जगह पे आपके पास इनफोल्डिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इन इनफोल्डिंग्स का काम क्या है, आयन ट्रांसपोर्ट के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। आयन ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से निकलने वाली एटीपी। ठीक है, और आयन ट्रांसपोर्ट के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ये जो यहाँ पे इनफोल्डिंग्स प्रोड्यूस होंगी। कौन कौन सी जगहों की एपिथेलियम में ये फोल्डिंग्स होंगी, जाहिर बात है उन जगहों की एपिथेलियम में जिन जगहों में आयन ट्रांसपोर्ट होनी है, जैसा कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी या सलेवरी ग्लैंड की कुछ डक्ट्स, स्ट्राइएटेड डक्ट्स वगैरह, इन जगहों पे ये इनफोल्डिंग्स होंगी बेजल डोमेन में। तो ये तो हमारे पास डिस्कशन कंप्लीट होती है एपिथेलियम के सेल्स के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये क्या चीज है। बेसिकली इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो इसमें पहली बात तो ये देखिएगा कि ये ए सेलुलर मटेरियल है, यानी इसमें प्रॉपर सेल्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की एक लेयर ही होती है। ठीक है, पहले ये समझ आता था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक बेजल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट को पता चला कि ये जो रेटिकुलर लेमिना है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उसके नीचे मौजूद कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा है। तो फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या रह गया, सिर्फ बेजल लेमिना। तो हम बेसमेंट मेम्ब्रेन को बेजल लेमिना भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं कि जो बेजल लेमिना है या बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये किस चीज की बनी हुई होती है। तो इसमें सबसे पहले लेयर आती है आपके पास जिसको हम कहते हैं लेमिना लूसिडा। ठीक है, लेमिना लूसिडा की तकरीबन 40 नैनोमीटर थिकनेस होती है, और इसके अंदर जो एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है उनके नाम उन्होंने लिखे हुए हैं, लेमिनिन और इंटैक्टिन। इसके अलावा कोलेजन टाइप 4 फाइबर्स होते हैं। फिर अगर आप उसकी नीचे वाली लेयर को देखें, यानी लेमिना लूसिडा के बाद अगली लेयर आती है लेमिना डेंसा। तो लेमिना डेंसा के अंदर भी आपके पास मेनली कोलेजन टाइप 4 फाइबर्स ही हैं। इसके अंदर जो एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है वो लेमिनिन और फिब्रोनेक्टिन है, और प्रोटियोग्लाइकैन, पर्लिकैन है। अच्छा, ये बिल्कुल रट्टे वाली चीजें हैं। अब इसमें पर्लिकैन है, इसमें इंटैक्टिन है, मैं इसमें क्या आपको समझाऊं, बस कोलेजन टाइप 4 दोनों में है, लेमिनिन दोनों में है। ठीक, उसके अलावा लेमिना लूसिडा में इंटैक्टिन है, नीचे फिब्रोनेक्टिन है। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। एक दफा मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये समझने की बात ये है कि ये हल्की सी आप समझ लें लेमिना लूसिडा होती है, और फिर ये उसके नीचे हमारे पास एक लेमिना डेंसा होती है। ये जिगजैग मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए शो की है, वरना वैसे दो लेयर होती है। ये आपके पास क्या बन गई, बेजल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, अब वैसे इसके ऊपर मौजूद होते हैं आपके पास सेल्स, एक एपिथेलियम होती है पूरी की पूरी। तो एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। वैसे तो हर जगह एक एपिथेलियम के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, लेकिन बॉडी में सिर्फ दो जगह ऐसी हैं
जहां दो एपिथेलियम्स होती हैं और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। वो दो जगह कौन कौन सी हैं? एक एल्वेलाई ऑफ द लंग और दूसरा ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। इन जगहों में होता बेसिकली ये है ना कि दो एपिथेलियम इतनी क्लोज आ जाती हैं कि इन दोनों की बेसल लेमिना फ्यूज कर जाती हैं और एक थिक सी एक ही बेसल लेमिना बन जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो ये देखो ना, ये एल्वेलाई हैं और उनके बाद ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं, तो ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियम है उसकी एपिथेलियम बड़ी क्लोज आ गई है। इसी तरह एक एल्वेलाई की एपिथेलियम दूसरे एल्वेलाई की एपिथेलियम बहुत क्लोज हो गई है, तो इनकी बेसल लेमिना जो आपस में मिल जाती है। मिसाल के तौर पे ये देखें आप, ये एक बेसल लेमिना है और इसके ऊपर ये एपिथेलियम मौजूद है, और ये आपके पास दूसरी बेसल लेमिना है, ये जिसमें ये लूसिडा और ये डेंसा, ये दूसरी बेसल लेमिना है। अब ये इतनी करीब आ जाएंगे, इतनी करीब आ जाएंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये एक ही थिक सी दरमियान में डेंसा बन जाएगी और इसकी दोनों साइड पे, तो ये देख सकते हैं आप, एक ही थिक सी बेसल लेमिना बन चुकी हुई है। ठीक, जिसमें दरमियान में आपके पास लुमिना डेंस लूसिड लेमिना डेंसा आ रहा है और साइडों पे लेमिना लूसिडा आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी दो बेसमेंट मेम्ब्रेन मिल के एक थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन बन जाती है। कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं थी। फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो, एक तो ये अपने ऊपर सेल्स को बाइंड करती है, दूसरा ये सेल्स को एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट देती है, तीसरा ये अल्ट्रा फिल्टर के तौर पे काम कर रही है। खास तौर पे जिस तरह के ग्लोमेरुलाई वगैरह हो गई, किडनीज वगैरह हो गई, अगर सिर्फ एपिथेलियम होती तो भाई किडनी से सारा प्रोटीन्स वगैरह भी निकल जाती है, सारा कुछ यूरिन में निकलने के चांसेस थे। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ये अल्लाह इसका भला करे, ये अच्छा काम करती है कि ये अल्ट्रा फिल्टर के तौर पे काम करती है। ये हर चीज को गुजरने नहीं देती, फ्रीली परमिएबल नहीं होती, कुछ छोटे से को गुजरने देती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को रोक लेती है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उसके अलावा इसका एक और फंक्शन जो है वो ये एज अ स्कैफोल्डिंग रोल प्ले कर रही होती है। जब एपिथेलियल रीजनरेशन होनी होती है या वोंड हीलिंग होनी होती है, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक, तो तीन फंक्शन क्या आते हैं? एक अपने ऊपर सेल्स को बाइंड कर रही है, दूसरा फ्लेक्सिबल सपोर्ट दे रही है, तीसरा अल्ट्रा फिल्टर, और चौथा वोंड हीलिंग वगैरह में एक सपोर्ट या एक स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया, आसान चीज थी। आखिर में आते हैं हमारे पास फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियम। फंक्शंस ऑफ द एपिथेलियम को याद करने के लिए एक बड़ा ही आसान सा सिंपल सा निमोनिक है हमारे पास। पेस्ट, PAST, P stands for protection, A stands for absorption, S stands for sensory reception, T stands for transport और E stands for excretion। ठीक हो गया? तो ये आप देख सकते हैं, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, खास तौर पे जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है उसका तो काम है ही प्रोटेक्शन। ठीक है, कैरेटनाइज्ड हो नॉन कैरेटनाइज्ड हो, इसका काम प्रोटेक्शन होता है। फिर दूसरे नंबर पे सिक्रीशन कर रहे होते हैं, वो आपको पता है ग्लैंडुलर एपिथेलिया सिक्रीशन और एक्सक्रीशन करते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ये एब्जॉर्प्शन का किडनी में खास तौर पे ये रीएब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, अब देखो ना, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है उसके ऊपर जो म्यूकस होता है, इसी एपिथेलियम का सीलिया उस म्यूकस को हल्का हल्का सा मूव करवा रहा होता है ना, तो ये म्यूकस को ट्रांसपोर्ट भी करवा रहा होता है। और इसी तरह से जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं, जो हमने स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पढ़े थे, ये वाले याद होंगे आपको, न्यूरो एपिथेलियल सेल्स, इनका सेंसरी काम भी था। तो एक ये वाला फंक्शन हो गया। उसके अलावा जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़ा था, दो ये वाले फंक्शन है, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, तीन तो यही हो गए नाम से। और उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से लिखे हुए हैं? ट्रांसपोर्ट जो कि सीलिया का फंक्शन है, प्रोटेक्शन जो कि सर्टिफाइड स्क्वामस का फंक्शन है। अब ये मैंने पेस्ट निमोनिक बताया था, इसमें 5 कवर होते हैं, सिर्फ एक कवर नहीं होता, यानी सिक्रीशन कवर नहीं होता, बाकी 5 कवर होते हैं। तो यहाँ तक वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।